आज है हमारे साथ जयपुर की फेमस म्यूजिक फैमिली यानी कि भट्ट फैमिली के दो ऐसे शख्स जो न केवल बेहतरीन वोकलिस्ट हैं बल्कि बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन भी हैं। हम बात कर रहे हैं पिता और पुत्र की जोड़ी हेमंत भट्ट और देवव्रत भट्ट की। जहां एक तरफ हेमंत भट्ट पिछले 35 साल से म्यूजिक सिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देवव्रत भट्ट के कई गाने सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं। सर, पेप टॉक विद राहुल सूद में मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। जयपुर की जो फेमस म्यूजिक फैमिली है उससे आपका जनरेशन से नाता रहा है, तो ये सब कैसे शुरू हुआ, कितने साल पुरानी बात है सर? हमारा जो परिवार है भट्ट परिवार तेलंगाना, ये कम से कम 4-5 पीढ़ी पहले यहाँ आंध्र प्रदेश तेलंगाना से माइग्रेट हुआ था। और इसमें एस्ट्रोलॉजी, म्यूजिक और संस्कृत के विद्वानों होते थे, सब उनके रूप में ये लोग वहाँ से माइग्रेट हुए दरबार में। तब से हमारा परिवार राजस्थान में है और मेरे दादाजी परदादाजी ये सब म्यूजिक से रिलेटेड थे, संगीत के क्षेत्र में थे ये लोग। तो हम तो जब मैं छोटा था तो दादाजी के टाइम से शास्त्रीय संगीत वगैरह सुनता रहा। जैसे आप इतने सालों से हैं, वैसे तो ये पूछने की बात नहीं है कि इट रन्स इन योर फैमिली, इन योर ब्लड रादर, तो ये जो आपका 35 साल का जो एक्सपीरियंस है म्यूज़िक के साथ में, वो कैसा रहा है अभी तक? मैं 35 साल से सिखा रहा हूँ, तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि एकदम बस नए नए हल्के फुल्के गाने सीखना या यही संगीत है। लेकिन जब वो हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं और विभिन्न वाद्य देखते हैं और फिर शास्त्रीय संगीत की क्लासेस देखते हैं, तो उसमें वो उनको बड़ा क्यूरियोसिटी होती है। और उसके बाद वो चाहे थोड़े से समय सीखने आए, लेकिन क्लासिकल सीखना शुरू करते हैं तो वो बहुत आगे तक फिर उनको इंटरेस्ट आता रहता है और सीखते रहते हैं। और लाइट म्यूजिक में ऐसे सुगम संगीत में गीत गज़ल, उसमें भी खूब बच्चे सीखते हैं और फिर इसमें प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करते हैं जगह जगह और अच्छा अपना प्रदर्शन करते हैं। तो इन सालों में म्यूज़िक को कैसे बदलते हुए देखा आपने? देखिए, पहले जब हम छोटे थे तो हम देखते थे कि जो म्यूज़िक है बहुत उसमें मतलब शास्त्रीय संगीत के अलावा सुगम संगीत, फिल्मी संगीत वगैरह बड़ा मेलोडियस होता था। उसमें शब्दों का बहुत अच्छा, लिरिक्स बहुत अच्छी ली जाती थी, एकदम उत्तम क्वालिटी, और बहुत मेलोडियस होता था। इसमें ऑर्केस्ट्रा का एक बड़ा बैलेंस्ड योगदान होता था। लेकिन धीरे 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 बदलते बदलते ऐसा है कि बहुत फास्ट म्यूज़िक होने लग गया, ऑर्केस्ट्रा बहुत ज़्यादा हावी हो गया और ये रिदमिक भी होता गया। फिर आजकल अब बहुत अच्छी अच्छी क्लासिकल बेस्ड कंपोजिशंस भी आ रही हैं, बहुत अच्छे कलाकार कर रहे हैं काम। लेकिन बीच में ऐसा हो गया था फास्ट म्यूज़िक और फास्ट रिदम और लिरिक्स का थोड़ा सा स्तर काफ़ी मतलब कम सा होता हुआ लगा। ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे हैं, अभी अच्छे भी आ रहे हैं, लेकिन वैसे ज़्यादातर जो लिरिक्स हैं, शब्द जो हैं गीतों के, वो थोड़े से डाउन लगे। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है 35 साल का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है और संगीत के क्षेत्र से जुड़ा हूँ, तो मैं 5 साल का था तब से परफॉर्मेंस दे रहा हूँ स्टेज पे। और इतने सालों में मैंने यही जो सबसे बड़ा फ़र्क देखा है कि पहले संगीत को लोग बहुत ज़्यादा स्वांत सुखाए जो हम बोलते हैं अपने लिए ही करते थे। तो अपने दिन भर का जो भी उनका काम है, जो दिनचर्या है, उससे वो निवृत्त होकर उसके बाद फिर बोलते हैं एज ए स्ट्रेस बस्टर ज़्यादा संगीत को यूज़ करते थे। पर ओवर द ईयर्स हमने देखा कि रियलिटी शोज़ का पहले आगमन हुआ, फिर सोशल मीडिया जो पिछले 4-5 सालों में बहुत बढ़ गया, उसने एक यूथ को बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म दे दिया और लोगों को ये लगने लग गया कि संगीत को भी एज अ करियर बहुत अच्छे से परस्यू किया जा सकता है। इससे पैसा और नाम दोनों बहुत कमाया जा सकता है, जो कि आपको नॉर्मल जो हमारी जो नौकरियां होती हैं कुछ भी उनसे नहीं मिल पाता है, वो शोहरत हमको संगीत दे सकता है। तो मैंने ये देखा कि उसके बाद से लोग संगीत को काफ़ी सीरियसली लेने लग गए हैं एज अ करियर बहुत, और जो पेरेंट्स भी हैं वो सपोर्ट करने लग गए हैं अपने बच्चों को जो अच्छा गाते हैं। सो ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज है।
अगर नेगेटिव्स की बात करें संगीत के क्षेत्र में, तो मुझे सिर्फ यही लगा कि पिछले कुछ सालों में, अभी की मैं नहीं बात करूँगा क्योंकि अभी फिर से एक बोल सकते हैं कि बेटर फेज़ आना शुरू हुआ है, पर पिछले कुछ सालों में ऐसा लगा था कि संगीत का थोड़ा सा स्तर गिरता जा रहा था और जो गाने आ रहे थे, जो लिरिक्स आ रहे थे, वो थोड़े से डिमीनिंग, थोड़े से ऐसा लग नहीं रहा था कि एक एट पार है। तो वो एक थोड़ा सा ऐसा फेज़ था, लेकिन थैंकफुली वो फेज़ अभी जा रहा है और हम रिसेंटली देख रहे हैं कि फिर से हमारा जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है उसको बहुत प्रचुरता से यूज़ किया जा रहा है हमारे बॉलीवुड के संगीत में भी। ऐसे बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं, सो ये एक सिल्वर लाइनिंग है और मुझे लगता है ये आगे भी कायम रहे। नहीं, बहुत अच्छी बात बोली आपने, क्योंकि मुझे लगता है कि जब से सोशल मीडिया आया है, पहले डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई थी बॉम्बे पे या बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पे। जब से सोशल मीडिया आया तो मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग जो छोटे शहरों में रह कर के म्यूज़िक को परस्यू कर रहे थे और वाकई टैलेंटेड थे, उनको सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा प्रमोट किया है। यहाँ रह करके भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि वो एक नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं। आपने ज़रूरी नहीं है कि आपको मुंबई ही जाके कुछ करना पड़े अपनी एक पहचान बनाने के लिए। बहुत सारे लोग अपने घर पे बैठे हुए अपने अच्छे संगीत के माध्यम से पूरे विश्व में अपनी जो है ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा फायदा हुआ है। इससे बेटर क्या हो सकता है। म्यूज़िक के साथ साथ आप जॉब भी कर रहे हैं, तो वो दोनों को कैसे बैलेंस करते हैं? जी, बड़ा मुश्किल होता है। यही कहूँगा कि एक बैंकिंग जैसे सेक्टर से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब एक हो सकते हैं कि प्रेशर वाली जॉब है, काम बहुत रहता है। उसके बावजूद मेरा बस यही फोकस रहता है कि जब मैं बैंक से घर आता हूँ उसके बाद मेरा पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन है मेरे संगीत पे रहे। जितना ज़्यादा हो सकता है मैं अपनी कंपोजिशंस पे, मैं कुछ नया बनाने में, क्रिएट करने पे मैं बिलीव करता हूँ। तो जितना हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को क्रिएटिव रखूँ। और जैसा कि आपने बताया था अभी अपने प्रश्न में कि संगीत हमारे ब्लड में ही है, तो वो मुझे बहुत हेल्प करता है। वो जो एक बड़ों का आशीर्वाद, सानिध्य मुझे बचपन से मिला है, हमेशा वो प्रेरित करता रहता है कुछ अच्छा करने के लिए। तो कोशिश रहती है कि दोनों में बैलेंस बिठा के रखूँ और अब तक भगवान की दया से, बड़ों के आशीर्वाद से चल रहा है। जैसे सर आपकी फैमिली से मोहन वीणा जो है वो वहीं से उसका आविष्कार हुआ है, तो ये कैसे हुआ और इसमें और नॉर्मल गिटार में क्या फ़र्क होता है? देखिए, जो नॉर्मल गिटार है वो हवैन गिटार जो बोलते हैं, वो 6 स्ट्रिंग्स गिटार था, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और उसकी वो बढ़ती जाती थी, मतलब मोटाई तार की। तो 6 स्ट्रिंग होती थी उसमें। लेकिन वो स्लाइड गिटार था क्योंकि रॉड से बजता है, तो उसमें बड़ा मेलोडियस था। तो जब इतना मेलोडियस वाद्य अपने देश में आया तो उसमें पहले तो ये चेंज हुए, जैसे सितार में चिकारी के तार होते हैं झनकार देने के लिए, तो पहले तो उसमें एडिशन सिर्फ 2 तार किए। पहले तो सबसे पहले तो 2 तार चिकारी के कर लिए और फिर वो क्लासिकल बजाने के लिए बहुत ही बढ़िया इंस्ट्रूमेंट बन गया, क्योंकि बिल्कुल गायकी अंग का बात है, बहुत मेलोडियस है। तो बिल्कुल जैसे गले से अपन मेलोडी निकालते हैं जितनी बढ़िया, इसमें बड़ी इजीली निकलती जी। फिर उसके बाद मेरे चाचा जी शुरू से बजाते थे गिटार, मैं भी बिल्कुल 8 साल की उम्र से उनको देख देख के बजाता था। तो फिर धीरे धीरे ये अपना अच्छा शास्त्रीय संगीत में करते रहे। फिर इनको लगा कि इसमें और चेंज लाना चाहिए, तो पंडित विश्वमोहन भट्ट जी, मेरे चाचा जी, तो उन्होंने फिर इसमें तरब के तार लगाए, जो मेन स्ट्रिंग्स के नीचे 12 स्ट्रिंग्स लगाई, जो 12 नोट्स होते हैं, तो ताकि जैसे भी मिलाना हो उसमें मिला सकें जो राग बजा रहे हैं। और इन्होंने चिकारी के 4 तार करे, इस तरह से 16 स्ट्रिंग्स इन्होंने उसमें एक्स्ट्रा लगाई। और एक गिटार जैसे ये एक है, ये सिंपल, इसको अभी मैं मोहन वीणा नहीं कह सकता, हवाइन गिटार का ही थोड़े मॉडिफाई वो है क्लासिकल बजाने के लिए। नीचे तरफ के तार लगे हुए हैं और ये चिकारी के तार हैं। तो उसमें उन्होंने इधर एक तूंबा और लगाया ताकि उसकी थोड़ी सी आवाज़ और बढ़ जाए। इस तरह उन्होंने चेंजेस किए, साउंड बॉक्स वगैरह में लकड़ी का अच्छा प्रयोग करवा के, और इस तरह से मोहन वीणा बजाई जिसकी बहुत बढ़िया आवाज़ आती है। तो अब लोगों का सर जैसे रुझान जो है वो ट्रेडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे थे उससे चेंज होता जा रहा है। तो अब लाइव जो शोज़ होते हैं केवल वहीं पे हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, बाकी सब चीज़ें कंप्यूटर पे होने लग गई। हाँ। तो इसमें आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को, मतलब इज़ इट फॉर गुड और फॉर बैड? देखिए, पहले जो लाइव होता था ना सब इंस्ट्रूमेंट, जो ये इंडस्ट्री में भी रिकॉर्डिंग्स होती थी, अभी भी शायद वैसा ही है, तो एक साथ
25 वायलिन बज रहे हैं और सितार बज रहे हैं, लाइव ऑर्केस्ट्रा तो लाइव ऑर्केस्ट्रा का मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। अब हो गया इलेक्ट्रॉनिक, हो गया है, सुविधा हो गई है बहुत, लेकिन लाइव में एक तो ये भी था कि बहुत कलाकारों को मौका मिलता था, रोजगार मिलता था। और लाइव में जैसे आज तानपुरा है, जो मैनुअल तानपुरा लाइव है, उसको अगर अपन छेड़ते हैं तो जो एक वातावरण में उसकी जो वो आती है ना साउंड, हाँ, स्वरों की वो लहरियाँ, वो और एक इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा लगा के अपन गाते हैं, उन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। मैनुअल तानपुरे से एकदम वातावरण बनता है, तो ऐसी लाइव ऑर्केस्ट्रा जो होता था उससे बहुत अच्छा वातावरण बनता था। और जैसे जो लूप्स आजकल आने लग गए हैं, जो म्यूजिक के बने बनाए पीसेस होते हैं, तो उसके वो और जो अपन करते हैं, तो लोग बाग इसको शायद ज़्यादा इजी देख रहे हैं, या आपको क्या लगता है? मैं इसके लिए तो यही बोलना चाहूँगा, जो लूप्स होते हैं वो एक तरह का एक शॉर्टकट है। हम ये बोलें, हमने ये उसी तरह से हुआ, हमने ABCD नहीं सीखी और हम सीधे सेंटेंसेस बनाने लग जाएं, तो क्या है, उस चीज़ का जो एक्चुअल बेस है वो तो आपने क्रिएट किया ही नहीं। लूप्स बहुत ही एक बोल सकते हैं कि एस्केपिस्ट वे है इस चीज़ का, तो मैं कभी भी बिलीव नहीं करता इन चीज़ों पे। मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्टिफिशियल जो प्रोग्रामिंग होती है, जो हम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं, वो एक हद तक तो आपको सपोर्ट करती है, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास कभी रियली अवेलेबल नहीं होते हैं, या उनको बजाने वाले उतने कम्पिटेंट आर्टिस्ट हमारे पास नहीं होते हैं। तो उसके लिए हम एक वे आउट निकाल सकते हैं कि वो साउंड हम कंप्यूटर से के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली आज भी आप देखेंगे जो अच्छे म्यूजिशियंस हैं, जो अच्छा म्यूज़िक देते आ रहे हैं इतने टाइम से इंडस्ट्री को, वो अभी भी लाइव जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको ही प्रेफर करते हैं अपने संगीत में। और मैंने खुद भी अभी तक जितने गाने बनाए हैं, मैंने उसमें पूरी कोशिश की है कि मैं रियल इंस्ट्रूमेंट्स पे उनको बनाऊं, और उनकी जब आप एक वाइब्रेशंस जब सुनेंगे, महसूस करेंगे, तो आपको वो फील भी हो जाएगा उसमें। सो लूप्स वगैरह जो हैं ठीक है, ये आजकल के जो गाने आते हैं, जो हम बोल सकते हैं रैप सॉन्ग, या जो थोड़े से यूथ से सिर्फ सिंपली कनेक्ट करने के लिए पार्टी सॉन्ग्स, उनमें ठीक है, चल जाता है, बट इनका ज़्यादा मेजरली यूज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब म्यूज़िक बेसिकली जो सीखने का एक लोगों में एक शौक़ या जज्बा हुआ करता था, वो धीरे धीरे इनके आने के बाद थोड़ा कम होता जा रहा है। हाँ, उसका ये भी एक नुकसान हो रहा है। और लोगों को ये लगने लग गया इस वजह से कि हम भी सिंगर बन सकते हैं। आज जो टेक्नोलॉजी ने या जो साउंड इंजीनियरिंग ने जिस लेवल को छू लिया है, आज आप ऐसी भी टेक्नोलॉजी, आप सिर्फ माइक पे बोलेंगे, उसके अंदर सुर डाल के एक पूरा गाना बना दिया जाएगा। सो इससे एक प्रॉब्लम ये हो गई कि जो ट्रू आर्टिस्ट, हाँ, जो रियल टैलेंट है वो मिस आउट कर रहे हैं, वो साइड लाइन हो गया, और उनका जो है उनको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है अपनी जगह बनाने के लिए। वो एक बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि ये दयनीय पार्ट है इस चीज़ का, क्योंकि उन लोगों को सफ़र करते हुए देखना सचमुच में बुरा लगता है जो रियली टैलेंटेड है। और हम लोगों को मालूम पड़ जाता है जो टेक्निकली उससे करके आवाज़ को करा है ना, तो जो संगीत के क्षेत्र में हमेशा से रहे हैं, सुनने में उनके कान से, उनको मालूम साफ पड़ जाता है कि ये इसका इस्तेमाल किया गया है टेक्नोलॉजी का। आप यूथ को क्या पेप टॉक देना चाहते हैं? क्या एक ऐसी मोटिवेशनल बात कहना चाहते हैं जिससे कि लोग जो म्यूज़िक से जुड़ना चाहते हैं वो कैसे मोटिवेट हों? देखिए, मैं तो यूथ को यही कहूँगा, अपना भारतीय शास्त्रीय संगीत बहुत रिच है। आज हर जगह, हर कंट्रीज़ में भारतीय शास्त्रीय संगीत को बहुत महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि वो लोग अब समझे हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत कितना समृद्ध है। तो एकदम एक तो शॉर्टकट वाले उसमें नहीं जाएं कि जैसे अब मान लीजिए थोड़ा बहुत गाना आया तो क्या हम रियलिटी शो में हमारा हो जाए, बस इतना सीखना है हमें। तो उसकी जब यूथ गहराई में जाएगा संगीत की, तो अपने आप मोती मिलेंगे। समुद्र की गहराई में जाएंगे तो मोती मिलेंगे, ऊपरी स्तर पर मोती नहीं मिलेंगे, थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, वैसे ही तैर जाए। तो नीचे गहराई में जाने के लिए उनको डूबना पड़ेगा उसमें। और शास्त्रीय संगीत हमारे शरीर विज्ञान के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जो शास्त्रीय राग हैं, तो रागों से चिकित्सा के बहुत रिसर्च हो चुकी है, उनके बहुत फ़ायदा होता है। मेडिटेशन जैसा है, प्राणायाम है, स्वरों को करना, रागों का अभ्यास करना, और एक कंसंट्रेशन बढ़ता है। अच्छी तरह अगर अच्छे म्यूज़िक को आप सुनते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ता है। हर स्वर से कहीं ना कहीं एक ग्रह जुड़ा हुआ है, ऐसा माना जाता है। और अगर ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे किसी का मान लीजिए कोई ग्रह अगर खराब है, जैसे एस्ट्रोलॉजिस्ट की भाषा में बोले, तो उसका वो उस ग्रह से जो एसोसिएटेड सुर है वो गाने में नहीं लगता, वो कमज़ोर लगेगा।
ऐसा भी माना गया है, इस रिसर्चेस के थ्रू ये भी प्रूव्ड है। और जब वो रियाज करके वो उसका स्वर पक्का हो गया तो इसका मतलब वो ग्रह का भी उसको जो फायदा मिल रहा है बेनिफिट, उसका ग्रह भी पॉजिटिव हो गया। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि आजकल हर आदमी शॉर्टकट ढूंढ रहा है। गूगल के आने के बाद में हर इंसान ये देख रहा है कि शॉर्टकट कैसे मिले, पेशेंस खत्म होती जा रही है और रियाज या उसकी प्रैक्टिस रियाज के महत्व को नहीं समझ पा रहे नहीं हैं। समझ पा रहे हैं। बस वो साधना चाहिए, थोड़ा साधना करें और बिल्कुल उसमें डिवोशन से लगें तो बहुत कुछ मिलेगा उनको। अब मैं चाहूँगा कि दर्शकों को, आप इतने गुणी म्यूज़िक के लोग हैं तो कुछ सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक भी आपसे। बिल्कुल। मेरे प्यारे लला हनुमान लला, मेरे प्यारे लला हनुमान लला, सुकुमार लला, अंजनी पुत्र दीनी लंका जला, प्यारे लला मेरे प्यारे लला हनुमान लला, राम को राम बनाया तुमने, राम को राम बनाया तुमने, पर्वत हाथ उठाया तुमने, राम को राम बनाया तुमने, पर्वत हाथ उठाया तुमने, लक्ष्मण को जिलाया तुमने, लक्ष्मण को जिलाया तुमने, संकट मोचन नाम तुम्हारो, संकट मोचन नाम तुम्हारो, संकट मोचन नाम तुम्हारो, काटो काटो मेरी अला बला हनुमान लला, मेरे प्यारे लला हनुमान लला। वेरी नाइस सर। आपने काफ़ी क्लासिकल म्यूज़िक को लेकर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जी। तो आपकी कंपोजिशंस भी काफ़ी हिट भी रही हैं, तो कोई आपकी फेवरेट कंपोजिशन है वो आप अगर सुना दें दर्शकों को? जी ज़रूर, बिल्कुल। और कंपोजिशन मैं ज़रूर सुनाऊंगा। उसके पहले ये कहना चाहूँगा कि क्लासिकल म्यूज़िक को लेके जो एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए हैं वो इसीलिए है कि जो हमारा यूथ है वो क्लासिकल म्यूज़िक से जुड़ पाए, क्योंकि यूथ को जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक से जोड़ने का सबसे अच्छा ज़रिया है कि उसको सिंप्लीफाइड वे में उनके सामने प्रेजेंट किया जाए, जैसा कि वो सुनना चाहते हैं उस वे में उसको उनके सामने रखा जाए। तो मैंने कोशिश की है और लोगों ने उसको बहुत प्यार भी दिया है। तो मैं उनमें से जो मेरी मोस्ट फेवरेट और लोगों की बहुत प्यार दी हुई कंपोजिशन है वो प्रस्तुत कर देता हूँ आपके लिए। दिन दोपहर रात शाम मैं हूँ आदि में अंजाम, दिन दोपहर रात शाम मैं हूँ आदि में अंजाम, मुझ में ही सृष्टि तमाम सतरजतम सारे काम, ये है सब मेरे ही नाम, मैं रावण हूँ मैं ही राम, ये है सब मेरे ही नाम, मैं रावण हूँ मैं ही राम। नोम तना ना 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 ना, नोम तना ना 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 ना, नोम तना ना 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 ना, नोम तोम तोम तोम। थैंक यू सो मच सर। आप दोनों इतना म्यूज़िक के प्रति डेडिकेटेड हैं, तो मैं ये भी चाहूँगा कि एक जुगलबंदी अगर हो जाए। जी ज़रूर, बिल्कुल बिल्कुल। आओ
पधारो मारे देश जी केसरिया बालम आउनी पधारो मारे देश जी पधारो मारे देश